गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे और हम उम्मीद करते हैं कि आप उसको नोट भी कर लिए होंगे। आज हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल के बाद में इसके लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं कि बोर्स एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशंस क्या था। तो जैसा कि उसके मेन पोस्टुलेट्स में ही आप देख रहे हैं कि बोर्स एटॉमिक मॉडल का सबसे बड़ा डिमेरिट या डिसएडवांटेज है, it is only in the case of hydrogen atom और हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस, यानी कि ये सिर्फ वैसे स्पेसिस के केस में ही अप्लाइड होते हैं जहां सिर्फ उनके पास में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइड्रोजन He+, Li2+। लेकिन वैसे एटम या स्पेसिस जिनके पास में मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन हो, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक हो, वहां ये बोर्स एटॉमिक मॉडल अप्लाई नहीं होता है। यानी कि अगर आपको कार्बन का निकालना है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा, तो हाँ बोर्स एटॉमिक मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। आपके सिलेबस में बोर्स एटॉमिक मॉडल तक है, आगे फिर आप जैसे जैसे बढ़ते चले जाओगे और भी नए नए एटॉमिक मॉडल मिलते जाएंगे जहां पर आप बाकी के एटम्स का भी कैलकुलेट करोगे, निकालोगे। बट यहाँ 11th के सिलेबस के अनुसार से यहीं तक पढ़ना है आपको। तो इनके लिमिटेशन में सबसे पहला ये फैक्टर था। दूसरा पॉइंट इनका ये था कि बोर्स एटॉमिक मॉडल में कहीं ये एक्सप्लेन नहीं किया गया कि अगर हाइड्रोजन है तो ये H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों करता है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम तो फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी कि एटम के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का रीजन क्या है, ये कहीं पर इनके मॉडल में नजर नहीं आया। तीसरा पॉइंट जो आप बुक में देखे होंगे, वहां की जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से एनालिसिस किया गया तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी कुछ स्प्लिटिंग देखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक टर्म दिया गया जिसे हम लोग स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में इसके स्प्लिटिंग को ज़िमन इफेक्ट कहा जाता है। और उनके बोर्स एटॉमिक मॉडल में इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन या कोई जिक्र नहीं किया गया कि ये स्प्लिट क्यों करता है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स में आता है जो कि बोर्स एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक में काउंट किया जाता है। तो यहाँ तक हम लोग अभी तक एटॉमिक मॉडल में पढ़ लिए। सबसे पहले डाल्टन्स के बाद में थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के बाद में फिर रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, और फिर अभी हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल। डाल्टन्स के मॉडल को गलत किया थॉमसन ने, थॉमसन के मॉडल को गलत किया रदरफोर्ड ने, और रदरफोर्ड के मॉडल को गलत किया बोर्स एटॉमिक मॉडल ने। फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल के बाद में फिर सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल भी आया है, जहां कुछ साइड बुक में आप देखोगे तो बताता है कि जहां बोर्स एटॉमिक मॉडल में ये बताया गया है कि एटम न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, तो एक्चुअली ऑर्बिट का पाथ सर्कुलर नहीं इलिप्टिकल होता है। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में भी प्लैनेट जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं वो इलिप्टिकल पाथ पर होते हैं। और बाकी ये फिजिक्स का कंसेप्ट है, यहाँ आपको सोमरफेल्ड के बारे में भी नहीं पढ़ना है, तो सिर्फ इन्हीं 3 पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हम लोग, आप याद कीजिए एक क्लास पहले जब हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, तो वहां बताया था आपको कि जब हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल कंप्लीट कर लेंगे तो एक बार फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पास में आएंगे, तो वहां क्लियर होगा आपको कि ये लीमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पफन, ये इतने सीरीज और अल्ट्रावायलेट विजिबल ये कैसे आता है जो, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नोट किया हुआ है आपके पीडीएफ में, तो ये याद होगा कि यहाँ सीरीज में सबसे पहले आया था लीमन सीरीज, फिर हम लोगों ने लिखा था बाल्मर सीरीज, फिर था पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट, पफन और हम्फ्री सीरीज। इस जगह पर इनका रीजन आया था अल्ट्रावायलेट, ये आया था विजिबल, ये आया था इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड और ये भी इंफ्रारेड। अब इसके साथ में N1 और N2 का वैल्यू, N1 और यहाँ पर N2 का वैल्यू। अभी N1 और N2 क्या है ये समझ में आएगा। इनके लिए 1, 2, 3, 4, 5 और इस कंडीशन में आया था 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, यहाँ 6, 7, 8। अब इसका मतलब क्या होगा?
स्पेक्ट्रम का मतलब ही होता है बैंड ऑफ सेवरल रेडिएशंस, यानी कि जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में हाइड्रोजन गैस को हम लोग जब हीट करते हैं और उनके द्वारा इमिटेड रेडिएशंस को जब प्रिज्म से पास कराते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस का बैंड होता है, यानी कि उसी स्पेक्ट्रम में से कुछ पार्ट अल्ट्रावायलेट जोन में होता है, कुछ विजुअल में होता है और कुछ इंफ्रारेड में होता है। अब इतने तरह का सारा रेडिएशंस कैसे इमिट करता है इसको जरा ध्यान से समझोगे आप मूल पढ़े, मूल में यह बताया गया हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो अगर हाइड्रोजन एटम के आप 1 ग्राम को ले रहे हो तो ये इसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है और 1 मोल में नंबर ऑफ एटम 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स होंगे। अब आप इमेजिन करो कि अगर डिस्चार्ज ट्यूब में सिर्फ 1 ग्राम हाइड्रोजन ही डाला गया है तो उसमें हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम 6.022 into 10 to the power 23 हो जाएंगे, यानी इतने लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अब जब आप डिस्चार्ज ट्यूब को हीट कर रहे हैं, यहां इलेक्ट्रोड के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, यहां ये फर्स्ट ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन है और ये बाकी का इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ होता है। अगर आप इसे बाहर से एनर्जी देंगे तो यहां का ये इलेक्ट्रॉन जंप कर आगे की तरफ में बढ़ेगा, वो मे भी जंप कर सकता है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऑर्बिट में वो जंप कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना एनर्जी दे रहे हैं। बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना। मान लीजिए कि इसमें से कुछ एक एटम्स का ग्रुप है जहां जब आप एनर्जी दिए तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके चला गया सिक्स्थ ऑर्बिट में। ये हायर एनर्जी स्टेट को एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है और ये हमेशा अनस्टेबल होता है, यानी कि फिर एटम को जैसे ही मौका मिलेगा वो नीचे की तरफ में शिफ्ट करना चाहिए। अब जब ये सिक्स्थ ऑर्बिट से फिर ग्राउंड स्टेट की तरफ में अगर जंप करता है तब उस कंडीशंस में ये रेडिएशन इमिट करेगा। तो ये फाइनल हो गया, सॉरी यहाँ ये इनिशियल हो गया और इस जगह पर ये कहां जा रहा है फाइनल में, किस जगह पर वो पहुंच रहा है। वही पार्ट यहाँ पर N1 और N2 के फॉर्म में दिया हुआ है। यहां बता रहा है कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ किसी भी ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में पहुंचता है तो उसके द्वारा इमिटेड रेडिएशंस अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगा और वो लीमन सीरीज का फॉर्मेशन करेगा। किसी भी ऑर्बिट से देखो इससे एक ज्यादा होगा तभी तो वहां वो पहुंचेगा तो एनर्जी इमिट करेगा। यानी कि अगर थर्ड ऑर्बिट में जंप करना है हायर से तो थर्ड से हायर फोर्थ होगा, तो 4, 5, 6, 7, 8 कहीं से भी अगर जंप करके थर्ड ऑर्बिट में पहुंचेगा, जंप करके अगर थर्ड ऑर्बिट में पहुंच रहा है तो पास्चल सीरीज का फॉर्मेशन करेगा और इनके द्वारा इमिटेड रेडिएशंस इंफ्रारेड रेडिएशंस में होगा। आप तो न्यूमेरिकल भी बनाए, ट्राई भी कीजिएगा। वेवलेंथ का वैल्यू विजिबल लाइट के लिए 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर होता है। आप किसी से भी एक ऑर्बिट से लेकर के जंप करा के देखो सेकंड ऑर्बिट में, कुछ न्यूमेरिकल था भी कि फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में पहुंच रहा है तो वहां वेवलेंथ देखोगे तो उस वेवलेंथ का वैल्यू 400 टू 750 के बीच में ही आएगा। किसी भी ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट से अगर सेकंड ऑर्बिट में पहुंच रहा है तो वो विजिबल रीजन में आएगा। वहीं अगर किसी भी हायर ऑर्बिट से अगर वो थर्ड ऑर्बिट में पहुंच रहा है तब वो पास्चल सीरीज का फॉर्मेशन करेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपका यहीं से पता चल गया। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि फर्स्ट में लीमन, सेकंड में बाल्मर, पास्चल, ब्रैकेट, पफंड और नीचे में और कुछ एक बुक में देखेंगे आप तो हम्फ्री सीरीज भी दिया हुआ है। अब फिर आते हैं क्वेश्चन पर। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, तो देखो फिफ्थ ऑर्बिट से कहां जंप कर रहा है सेकंड ऑर्बिट में, तो द इमिटेड रेडिएशंस विल बिलोंग्स टू विच रीजन। तो फिफ्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में पहुंच रहा है तो किस रीजन से आएगा, विजिबल रीजन से, और ये फॉर्मेशन किसका करेगा, बाल्मर सीरीज का। अब फिर से यहां पर आ जाओ, अगर मान लीजिए कि 1 ही ग्राम आप लिए, मे बी 2, 3, 4 ग्राम भी हो सकता है, इतने लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं तो मे बी 1000 के करीब एटम्स जो है वो सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, 1000 के करीब एटम्स का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जा रहा है, किसी का 7th ऑर्बिट में जा रहा है। तो अब जो इमिटेड रेडिएशंस होगा वो अलग अलग वैल्यू का होगा
और वही इमिटेड रेडिएशन स्क्रीन पर जाने के बाद में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करता है। चूंकि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं, जब आप उसे हीट करते हैं तो अलग अलग एटम्स के इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में शिफ्ट करते हैं, और वो जब कर ग्राउंड स्टेट की तरफ में बढ़ता है तब उस कंडीशन में वो किस ऑर्बिट में फाइनली पहुंच रहा है, 7 से पहले वो 3rd में जा रहा है तो क्वेश्चन का फॉर्मेशन करेगा। अगर वो 1st में डायरेक्ट पहुंच गया तो लीमन सीरीज का फॉर्मेशन करेगा। तो चूंकि लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं इसलिए वेराइटीज ऑफ रेडिएशंस निकलते हैं और वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करता है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है तो आप यहां से ही बना सकते हो, या तो फिर बोस के द्वारा एक जो रिलेशन दिया गया था न्यू बार का, उसका रिलेशन भी यूज कर सकते हो। वहां पर भी फॉर्मूला आप देखे होंगे, तो उससे बेहतर हमको लगता है कि बोस एटॉमिक मॉडल का आप यूज करो तो वो डायरेक्ट आप बना सकते हैं। अब इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उस पर आते हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.15 है। यहाँ पर है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइन व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन n = 6 ड्रॉप्स टू द ग्राउंड स्टेट। यानी कि अगर हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन 6 ऑर्बिट में है और वो ग्राउंड स्टेट में जा रहा है, तब उस कंडीशंस में मैक्सिमम कितने इमिशन लाइन का फॉर्मेशन हो सकता है। मैक्सिमम यानी कि जितना प्रोबेबिलिटी हो उन सबको डिस्कस करना है। देखिए बताते हैं आप किस तरीके से कर सकते हैं। 6 न लेकर के पहले हम आपको समझाने के लिए लेके चल रहे हैं कि अगर 4th ऑर्बिट से ये ग्राउंड स्टेट में जा रहा है, 4th ऑर्बिट से कहां जा रहा है, ग्राउंड स्टेट में, तो इनिशियल लाइन बनाना है। तो ये 1 2 3 4 ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ से ग्राउंड स्टेट में जा रहा है। आपको सारे पॉसिबिलिटी को चेक करना है कि कहां कहां पर इलेक्ट्रॉन ये हो जा सकता है। एक ये चांसेस बनता है कि 4 से इलेक्ट्रॉन सीधा का सीधा ग्राउंड स्टेट में चला जाए। ये भी हो सकता है कि पहले 4 से वो सेकंड में जाए। ये भी हो सकता है कि 4 से वो पहले कहां पर चला गया, 3rd ऑर्बिट में चला। अब जब वो 3rd ऑर्बिट में गया है तो मे भी हो सकता है कि वो 3rd ऑर्बिट से सीधा का सीधा ग्राउंड स्टेट में जाए, या तो फिर हो सकता है कि 3rd ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में चला जाए। और जब ये सेकंड ऑर्बिट में शिफ्ट किया तो अब फिर हो सकता है कि ये फिर कहां पे चला जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो 4 से 1 पर निकालना है। तो देखो एक बार 4 से स्टार्ट की, फिर ये वो 3rd से स्टार्ट की, फिर 2 से। तो काउंट करो टोटल नंबर ऑफ इमिशन लाइन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहां पर 6 इमिशन लाइंस का फॉर्मेशन हुआ। कब, जब इलेक्ट्रॉन 4th से कहां पे पहुंच रहा है, फर्स्ट में। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज इलेक्ट्रॉन 5th से पहुंच रहा है ग्राउंड स्टेट में, यानी कि फर्स्ट में। तब इस बार में 5 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5th से हो सकता है चांसेस कि वो फर्स्ट में जाए, या 5th से पहले वो पहुंचेगा सेकंड में, या फिर 5th से जा सकता है 3rd में, या फिर 5th से 4th में रेडिएशन से मीट करेगा। फिर 4th से हो सकता है कि वो डायरेक्ट जो वो फर्स्ट में चला जाए, या फिर सेकंड में भी जा सकता है, या फिर 3rd में भी जा सकता है। फिर 3rd से हो सकता है कि वो सीधा ग्राउंड स्टेट में चला जाए, या तो फिर चांसेस बनता है कि सेकंड में जाए, और फिर सेकंड से कहां पर आएगा, फर्स्ट में। अब काउंट करो नंबर ऑफ इमिशन लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल 10 इमिशन लाइन है। तो हम समझते हैं कि 4th और 5th का बता दिए, तो इसी तरीके से 6th से भी आप निकाल सकते हैं। और इसके लिए एक और डायरेक्ट फार्मूला भी दिया हुआ है। फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ इमिशन लाइन it is equal to n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 divided by 2, जहां n1 ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन कहां था, 4th में, और जंप कहां कर रहा है, फर्स्ट में।
तो इसी फॉर्मूले का अगर यहां यूज करेंगे तो यहां ये वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। देखो तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 4 माइनस 1 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 12 डिवाइडेड बाई 2 6। मैच करके यहां पर निकालते हैं, यहां हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1 प्लस 1, ये तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई 2। तो यहां 4 और यहां 5, 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाई 2 10 निकल जाए। इसी तरीके से अगर हमें सिक्स्थ का निकालना है तो सिक्स्थ के केस में निकालोगे आप तो वहां पर वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 15 लाइन्स का। तो जो पूछा है अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट फार्मूले पे लिख देंगे, अगर उसको एक्सप्लेन करने के लिए या कंसेप्ट का जरूरत है कि ये 15 लाइन्स आया कैसे, तो ये इतने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट में है तो ये इतने तरीके से जा सकते हैं। जैसे आप मैथ्स में पढ़े होंगे कि अगर 3 नंबर्स है 1 2 3 तो उसे आप कितने डिफरेंट टाइप से अरेंज कर सकते हैं। तो 1 2 3 भी हो सकता है, 1 3 2 भी हो सकता है, 3 2 1 भी हो सकता है, 3 1 2 भी हो सकता है। बस वैसे ही ये प्रोबेबिलिटी निकाला गया है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पॉसिबल है यहाँ पर। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और बोर्स एटॉमिक मॉडल का पोर्शन यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ड्यूअल टर्म हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में बताया गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज वेव लाइक प्रॉपर्टीज एज वेल एज इट हैज पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ये शो करता है कि इसमें पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज है। उसी तरह से यहाँ पर मैटर और स्पेशली इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मास है, वॉल्यूम है, तो इसमें पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज तो है ही, लेकिन ये पार्टिकल के साथ साथ वेव लाइक प्रॉपर्टी भी शो करता है। और ये पता चला डिफ्रैक्शन पैटर्न एक्सरे और इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो प्रोड्यूस्ड किया गया उनके एनालिसिस से। सिंपल तरीके से हम लोग अगर ये देखें तो ये ऑब्जर्व करते हैं कि जिस तरीके से एक्सरे जो कि वेव है वो प्रॉपर्टी शो करता है, उसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का भी डिफ्रैक्शन पैटर्न आता है, यानी कि दोनों में आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज हो गया। तो एक्सरे तो चूंकि वेव है तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल नेचर का है उसमें भी वेव लाइक प्रॉपर्टी है। और इसे दो लॉ से कंबाइन करके एक डी ब्रॉगली ने इक्वेशन दिया जिन्हें डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं। आपको याद होगा प्लैंक्स के द्वारा जो रिलेशन दिया गया था, तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स ने क्वांटम थ्योरी दिया था और इन्होंने बताया था एनर्जी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एच न्यू, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं hc बाई लेम्डा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन का एक कॉमन इक्वेशन फिजिक्स में आपको सर डिटेल से पढ़ाए होंगे, इन्होंने दिया था E इज इक्वल टू mc²। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इन दोनों को गौर से देखो तो यहां भी एनर्जी है और यहां भी एनर्जी है, तो जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं अगर, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास रिलेशन आ जाएगा hc बाई लेम्डा इज इक्वल टू mc²। यहाँ का ये c और ये c² है जो c में कन्वर्ट कर गया, यानी h बाई लेम्डा इज इक्वल टू m इंटू c। या इसी से हम लोग अगर लेम्डा निकालें तो लेम्डा वुड बी इक्वल टू h बाई m इंटू c। अब चूंकि c वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है और किसी पार्टिकल को अगर हम लोग रिलेट करें तो वहां पर c की जगह पर v यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि इन द केस ऑफ पार्टिकल या मैटर लेम्डा वुड बी इक्वल टू h बाई m।
इसी इक्वेशन को डी ब्रॉगली इक्वेशन कहा जाता है। तो अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछता भी है कि व्हाट इज डी ब्रॉगली इक्वेशन, तो आपको ये पार्ट पूछना पड़ेगा। तो ये डिराइवेशन हो गया डी ब्रॉगली इक्वेशन का। अब इसमें कौन किस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में थोड़ा सा सारा टर्म आपका जाना हुआ है। फॉर्मूला है लेम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, एम इंटू वी, where lambda is called wavelength, h रिप्रेजेंट करता है प्लैंक्स कांस्टेंट को, प्लैंक्स कांस्टेंट, n रिप्रेजेंट करता है मास जिसका आपको निकालना है, और v रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी। ये इधर पार्ट आप अपनी कॉपी में नोट कर लोगे। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं, तो ये डी ब्रॉगली इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब डी ब्रॉगली इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पर आते हैं। देखो प्रॉब्लम 2.12 दिया हुआ है, प्रॉब्लम है यानी कि सॉल्व्ड एग्जांपल है। 2.12 डाटा सेपरेट कर देते हैं। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम, यानी मास दिया हुआ है 0.1 किलोग्राम, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वेवलेंथ कितना होगा, लेम्डा का वैल्यू। तो लेम्डा इज इक्वल टू फार्मूला हो गया h बाई m इंटू वी। h का वैल्यू पता है आपको 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। m मास ऑफ द बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज 0.1 किलोग्राम, और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ये 0.1 इंटू 10 ये वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 मीटर। यानी कि देख सकते हो कि ये वैल्यू जो है वो बहुत छोटा है, इसलिए मैक्रोस्कोपिक, माइक्रो का मतलब छोटा होता है, वेरी स्मॉल, और मैक्रो का मतलब लार्ज होता है। तो क्रिकेट बॉल के केस में वेवलेंथ निकाले तो, लेकिन ये वैल्यू बहुत छोटा है यानी कि नेग्लिजिबल है, इसलिए इसे कंसीडर नहीं करते हैं। फिर प्रॉब्लम 2.13 में उसे डिस्कस करते हैं। 2.13 इसे आप नोट कर लोगे, बनाओगे। प्रॉब्लम 2.13, याद है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। मास दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। If its kinetic energy is 3.0 into 10 to the power -25 जूल, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। तो आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ। अब ये दो स्टेप में बनेगा। फर्स्ट स्टेप में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करो, इट इज हाफ mv²। तो यहां से वेलोसिटी निकाल लो, तो ये हो गया 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m का रूट निकालना होगा। काइनेटिक एनर्जी भी पता है, मास भी पता है, तो वेलोसिटी निकल गया। और जब वेलोसिटी निकल जाएगा तब फिर दूसरी बार में फॉर्मूला यूज करोगे h बाई m इंटू वी। तो कैलकुलेशन है इस वाले पार्ट में, सोल्व करने में आपको ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट स्टेप यही है दो। तो पहले बताया कि कैलकुलेशन केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री है कि कौन सा फार्मूला आप यूज करेंगे, तो वहां पर वो अप्लाई कैसे करेंगे ये बता दें। कुछ क्वेश्चन और है इसमें रिलेटेड, इसी पार्ट से रिलेटेड, जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो प्रॉब्लम दोनों सोल्व क्वेश्चन एनसीईआरटी का, इन सब को आप सोल्व करके असाइनमेंट में सबमिट करोगे, पूरा फाइनल आंसर निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 2.20, एक्सरसाइज का 2.20 एक्सरसाइज। यहां पर कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2.05
2.05 इंटू 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड, 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको बताया था कि याद रखिएगा 9 इंटू 10 to the power -31 किलोग्राम। अगर वैल्यू दिया होगा 9.01 तो उसको लीजिएगा, अदरवाइज आप 9 लेके चल सकते हैं। और निकालना किसका वैल्यू है, लेम्डा का। सिंपल बन जाएगा, लेम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू v। ये फॉर्मूला यूज करोगे। 2.21 के बाद में क्वेश्चन नंबर 2.20 के बाद ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो पहले हम लोग देखे हैं, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज जो प्रॉब्लम में आप बनाएंगे वही क्वेश्चन यहाँ पर एक्सरसाइज 2.21 में दिया हुआ है। तो इन सब को आप सोल्व कर लीजिएगा। इसके बाद अगले क्लास में अब हम लोग हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद में अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टार्ट करेंगे जो आप अंडर 9th स्टैंडर्ड में पढ़े, बिल्कुल वहां से, बिल्कुल एकदम बेसिक पार्ट से, क्योंकि उसी पर बाकी का आपका आगे का पार्ट जो है कंसेप्ट क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, सब जो उसी से रिलेटेड है, तो वो फिर स्टार्ट करेंगे। तो आज यहीं तक, इतना पोर्शन आप कंप्लीट कर लीजिएगा।